उनके स्पीच में उन्होंने अपनी विचारधारा को यहाँ रखा। इसके बाद में अभी रिसेंटली जो मुकदमा हुआ है पीआरसी मुद्दे को लेके, उसमें जो ज्वाइंट हाई पावर कमेटी था उसके ऊपर में चर्चा के लिए हमारा कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर रमाप्रीत जी ने हम सबको बीच में सारा फैक्ट को बताया है। इसके बाद हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से पिछले 26 मंथ्स ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, इन 26 महीना में क्या क्या हम लोग ने अचीवमेंट किया है इसके बारे में ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने बताया है। जैसे आप सबको पता है कि पिछले 2 साल में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा काम हुआ है जो अरुणाचल में हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैं पिछले 2 महीना से भी अधिक अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग मैं हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं टूर कर चुका हूँ अरुणाचल राइजिंग कैंपेन को लेके। तो जहां जहां मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया तो मैंने हमारे जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया, हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया, हमारे जो गांव बुरास है उनके साथ इंटरेक्शन किया, और हमारी सोसाइटीज के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया। और पब्लिक को एक मौका मिला हमने बताने का कि अपना भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 2 सालों में इस प्रदेश को लेके हम लोग ने क्या क्या अचीवमेंट काम किया है और आने वाला दिनों में भी हम लोग किस प्रकार से काम करना है। तो पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से अपना विचारधारा पब्लिक को रखने का हमें मौका मिला है। और खुशी की बात यह है कि पूरे तवांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट तक जितने भी हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग वहां पे सो पब्लिक का एक्सेप्टेंस है कि आने वाला 2019 इलेक्शन में वापस फिर भारतीय जनता पार्टी का ही इस राज्य में सरकार बनेगा। जितने भी अचीवमेंट सरकार की ओर से हुआ है, मैं इसका क्रेडिट साथ ही साथ मैं अपने पार्टियों का कार्यकर्ता आप सभी को मैं देना चाहूंगा, चाहे वो फ्लैगशिप प्रोग्राम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हो या अपने राज्य सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो। उन सारे प्रोग्राम्स को आगे लेके जाने में आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत किया है। तो आज मैं सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी जो पहला बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य में 2015 स्टेट डे में मुख्य अतिथि के रूप में जो आए तो हम लोगों का अरुणाचल में एक इतिहास बचा दिया। रेलवे का सपना हम सब सदियों से देखे आया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2015 में वो खाली हाथ नहीं आया, वो अपने साथ रेलवे लाइन को भी लेके आया है और रेलवे सर्विस भी वो उसी दिन हम लोगों को देके गया है। साथ ही साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में जो भी हमारा बैठक होता है, आप सबको पता है, मैं हमेशा इस बात को मैं पब्लिक में भी जिक्र करता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब खास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो मुख्यमंत्री हैं उनका बैठक हर एक 2 महीना बाद वो लेता है, और उस बैठक में हमारे सेंट्रल के जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स डेवलपमेंटल स्कीम्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वो चर्चा करने के बाद उनके ऑफिस से किस सेक्टर में हम लोगों का स्टेट पिछड़ा हुआ है, वहां से उनका रिमार्क्स के साथ में हमको दिया जाता है और कहते हैं कि 2 महीना बाद जो दोबारा फिर मीटिंग में आएंगे इन सारा चीजों को आप रेक्टिफाई करके लेके आना है। तो उस कागज को मैं वापस अपने राज्य में आके आपका करीब ऑनरेबल मिनिस्टर जो भी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, मैं उनके साथ उस विषय को लेकर चर्चा करता हूँ और उस विषय को अपना कंसर्न मिनिस्टर यही कागज फिर दोबारा देता हूँ। तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड कल्चर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब आने के बाद और अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन होने के बाद पूरे वर्किंग कल्चर में बहुत बड़ा एक चेंजेस हम लोग ने देखा है। पिछले 2 सालों में आप सबको पता है कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने टीम अरुणाचल का संकल्प हमने उठाया है, और टीम अरुणाचल सिर्फ केवल लेक्चरबाजी या नाराबाजी के लिए हमने नहीं लगाया, उसको हम लोग जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली हम लोग ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इसीलिए पिछले 2 सालों में जो यहाँ पे काम हुआ है बहुत यूनिक सा काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए आज के दिन में पूरे जनता
हमारे भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश है। इस स्टेट का सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट होता है ये होता है अपना बजट डॉक्यूमेंट, जो हमारा रोड मैप होता है। उस बजट प्रिपरेशन से ऑनरेबल सीएम साहब जो हमारे फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर भी है, उनके लीडरशिप में हमारे जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे आपका वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सारे लोगों के साथ में कंसल्टेशन करते हैं कि उन लोगों का चाहत क्या होता है बजट में। उन सारा व्यूज को लेके तो हम लोग फाइनली असेंबली में जाके हम लोग बजट को पेश करता है। तो इसलिए यहाँ पे पिछले 2 सालों में बहुत सारा नया चीज हम सबको देखने को मिला। मैं अभी पिछले 2 सालों में अपना भारतीय जनता पार्टी का जो अचीवमेंट है उसको हम 2 प्रकार से हम रखना चाहेगा। एक जो हो गया, जो पुराना सरकार ने जितने भी जो काम स्टार्ट किया था उसको हम लोग ने अपना स्टेट का रिसोर्सेज को डालते हुए जितने भी जो पेंडिंग जो प्रोजेक्ट था उन सारा पेंडिंग प्रोजेक्ट को हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो टूरिज्म में PIDDC एक स्कीम चलता था, 2014 में और डिस्कंटिन्यू हो गया। उसके बावजूद भी मैंने 2016 में जो टेक ओवर किया और 2017 को से हमने उसको फंडिंग स्टार्ट करके सारा PIDDC स्कीम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का था सारा चीज हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। इस राज्य में पहले एक FTA करके एक स्कीम भी चलता था, उसको भी 2014 में डिस्कंटिन्यू हो गया सेंटर से, मगर उसको भी जितने भी जो ऑनलाइन स्कीम्स था उसको भी 2017-18 में हम लोग ने फंडिंग देके अपना राज्य सरकार से जितने भी जो SBA का प्रोजेक्ट है सारा को हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है और कुछ प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा राज्य में जितने भी जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि अपना भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हम लोग ने मिलकर उसको भी कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा सिविल सेक्रेटरी को देखिए, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिविल सेक्रेटरी बना है। इसके अलावा हमारा असेंबली बिल्डिंग उसको देखिए, हम लोग ने पूरा 2 सालों में हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ ईटानगर में बहुत ही शर्म का बात था कि गवर्नमेंट के पास में एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ पे नहीं था। तो कन्वेंशन सेंटर का प्रोजेक्ट को भी हम लोग ने 2 साल में अभी हम लोग ने खत्म कर दिया है और इतना सुंदर प्रॉपर्टी हम लोग ने राज्य को डेडिकेट किया है। इसके अलावा चाहे आप बस टर्मिनल के बारे में बोलिए या ट्रक टर्मिनल के बारे में बोलिए, कम्युनिकेशन सेक्टर में आप देखिए ट्रांस अरुणाचल हाईवे के बारे में आप सबको पता है कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के लीडरशिप में कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में मोर देन 50,000 करोड़ का यहाँ पे काम हाईवेज में अभी चल रहा है। कम्युनिकेशन सेक्टर को और भी आगे बढ़ाने में लेके बैठ गया, पोस्ट भी क्रिएट हो गया, ऑफिसर पोस्टिंग भी हो गया, मगर बैठा सब ठिकाना में बैठा है। उसी के आधार पर जितने भी हमारा जो वर्क डिपार्टमेंट है, चाहे PWD हो, चाहे RWD, चाहे PHED, चाहे जो भी वर्क डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में ईस्ट जोन वेस्ट जोन बनना शुरू हो गया है। ऑफिसर्स का प्रमोशन भी हो गया है, मगर बैठता कहाँ सब यहाँ ठिकाना में नहीं बैठता है। तो लोगों को इसका फायदा क्या होगा? तो मैंने पिछले 2 साल में इन सारा पुराना डिसीजंस को जमीनी स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आप सब बिजनेस है, ईस्टर्न पार्ट के जितने भी जो ऑफिसेस है आज के दिन में पूरे ईस्टर्न में जाके फंक्शनल हो रहा है। जितने भी जो चीफ इंजीनियर है ईस्टर्न का नाम में जो पोस्टिंग लेके बैठा हुआ सारा को ट्रांसफर ईस्टर्न साइड में कर दिया है ताकि वहां की जनता लोगों को और भी फायदा मिले। मैंने ईस्टर्न साइड के हमारा जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के लोगों को हमने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उन सभी के लिए ऑफिसेस हो, उसके बाद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना के देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो अप्रोच जो रहा है गवर्नमेंट का प्लान एंड पॉलिसीज, खास करके प्लानिंग के तौर पे सारा चीज को धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आप सबको पता है कि पिछले साल का जो बजट स्पीच में प्रायोरिटी सेक्टर को देखते हुए हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड वहां से हम लोग ने कुछ फंड देके उसको पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस में उसको हम लोग ने डिसेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर का इंस्टीट्यूट के अंदर में कमेटी गठन होने के बाद वही कमेटी तय करेगा कि इस फंड को किस प्रकार से यूज करना है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक पोटेंशियल एरिया है। हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा, रिसोर्सेस का कमी नहीं है अरुणाचल प्रदेश के पास में, केवल हम लोगों का प्लानिंग सही होना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप सब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में आप सबको पता है जो मैं इस राज्य का बागडोर संभाला उस वक्त में स्टेट का ओन रिसोर्सेस केवल 900 करोड़ था, 900 करोड़ ओनली इन 2016।
अभी आज 2019 आ पहुंचा है, 3 फाइनेंशियल ईयर में 900 करोड़ से बढ़ा के 2100 करोड़ हमने करके दिखाया है। कहाँ 900 करोड़ का 2016 में और कहाँ आपने पहुंचा है अभी 2100 करोड़। तो इसी तरह से हम लोग का सभी का प्रयास होना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू में किस प्रकार से उसको कन्वर्ट करना है, रिसोर्सेस को उसको पैरों में खड़ा होना बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ भी चीज होता है हमेशा सेंटर के पीछे भागते रहता है। सेंटर तो है ही है हम लोग को मदद करने वाला, बड़ा चीजों में मदद करेंगे, मगर छोटा छोटा चीज के ऊपर भी हम लोग सेंटर के पीछे भागना पड़ता है। आप सभी को याद होगा, मैं 2 साल के लिए यही मैंने भाषण किया था और इसी चीज का भी मैंने जिक्र किया था। अरुणाचल प्रदेश हैज टू स्टैंड इन इट्स ओन फीट। हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपना ये कदमों में। तो हमारे पास सारा क्षमता है। गवर्नमेंट का पॉलिसीज प्रोग्राम्स के बारे में आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत सारा कन्वेंशन हम लोग ने, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हम लोग ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। खास करके एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को, अपना जो किसान है उन लोगों को किस प्रकार से बेनिफिट पहुँचाना है। अभी रिसेंटली उसका रिपोर्ट भी, वो किताब भी लॉन्च हो चुका है। तो आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, उसमें हम लोग प्रायोरिटी देंगे हम लोगों का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। जो भी एक्सपर्ट्स लोगों ने जो सजेशन दिया है उस वर्कशॉप के माध्यम से, उसको हम लोग इस साल से इम्प्लीमेंट करना हम लोग शुरू करेंगे। इसी प्रकार से अभी दूसरे जो क्षेत्र है, चाहे माइंस और मिनरल्स में बोलिए, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम में देखिए 15 साल हो गए बेटा तक हम लोग का यहाँ पे पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्ट हम लोग का एक्सप्लोरेशन नहीं करते हुए। तो 15 साल बाद हमने फिर दोबारा फिर लाइसेंस दिया है कि उसको छानबीन करने की। हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो खास करके अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको पता है, मैं वैसे रामाधव जी यहाँ पे आए हुए हैं तो मैं ज़्यादा उतना लंबा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा रिफॉर्म्स चाहे आप हेल्थ सेक्टर में बोलिए हम लोग ने किया हुआ है। जितने भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, CSCs है, PSCs है, वहाँ पे हमारा मैन पावर का शॉर्टेज था। तो कैबिनेट ने रनिंग बोर्ड में 208 स्पेशलिस्ट पोस्ट को हम लोग ने क्रिएट कर दिया था। इसके बाद 108 पोस्ट ऑफ GDMOs, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जो MBBS वाला, तो 108 MBBS डॉक्टर और 208 स्पेशलिस्ट पोस्ट को क्रिएट करके अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से रिक्रूटमेंट हो गया है और पोस्टिंग भी हो चुका है। हमारा राज्य में मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। पहले में जितने भी जो सरकार था उन लोगों ने काफी प्रयास तो किया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित करने का, मगर सक्सेस अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को नहीं मिला। हम लोगों का टेन्योर में पिछले 2 साल में बहुत कोशिश और लगन के साथ में MCI के साथ में बहुत सारा मीटिंग हुआ। MCI का डेलीगेशन 3-4 बार अपना स्टेट में बुलाना पड़ा। फर्स्ट बार बुलाया, रिजेक्ट करके ऑब्जर्वेशन लेके चला गया, फिर ऑब्जर्वेशन मीटा करके सेकंड बार आया, फिर मॉडिफिकेशन करके फिर रिजेक्ट कर लिया, मगर उस लड़ाई को हमने छोड़ा नहीं है। 2 साल में मेहनत कर करके जितने भी जो MCI का ऑब्जर्वेशन था उन सारा ऑब्जर्वेशंस को मीट अप करते हुए पिछले साल से हम लोग ने पहला मेडिकल कॉलेज भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। हमारे अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक हमारा पेट्रियोटिक राज्य है। बाहर से जो लोग भी हम लोग आते हैं हमेशा हम सभी लोग जय हिंद के नारा से उनको स्वागत करते हैं। तो उसी चीज को हमने वहाँ पे निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से उनको हम लोग ने अप्रोच किया, किरण जी हम लोग जाके रिक्वेस्ट किया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छा से अरुणाचल को जानते हैं, उनको पहचानते हैं। तो अरुणाचल में 3 सैनिक स्कूल का उन्होंने अप्रूवल देके रखा हुआ है। और राज्य का पहला सैनिक स्कूल आप सबको पता है कि पिछले साल हमने पासीघाट में क्लासेस भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने जनता को आश्वासन दिया है कि जो बचे हुए 2 सैनिक स्कूल है, एक हमारा ईस्टर्न साइड के लोगों के लिए और एक हमारा वेस्टर्न साइड के लोगों के लिए, इस एकेडमिक ईयर 2019 से हम शुरुआत करेंगे। मैं पब्लिक को वादा किया हूँ, कमेटी उसका बन चुका है। कमेटी अभी जल्दी ही गाँव में जाके उसका लोकेशन फाइनल करने जा रहा है। इसी एकेडमिक सेशन से हम लोग दोनों सैनिक स्कूल का भी फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी बहुत सारा यहाँ पे काम यहाँ पे चल रहा है। खास करके कम्युनिकेशन सेक्टर को और भी बढ़ाने के लिए हमारा बहुत ही कोशिश रहा है। ये जो फुटिंग एरिया है वहाँ पे कुल मिला के 11 लोकेशंस में रेलवे लाइन का सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें से 3 रेलवे सर्विस का ऑलरेडी सर्वे का काम हो चुका है।
तवांग तक का जहाँ में भी रेलवे का सर्वे का काम का सेंक्शन एमआरपी सेंक्शन हो चुका है और जैसे सर्वे का काम खत्म होने के बाद सभी जगहों में रेलवे का काम भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। और बाकी जो क्षेत्र में अभी खास करके टूरिज्म के क्षेत्र में अभी बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे हम लोगों राज्य को बहुत मदद भी यहाँ पे मिल रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा यही हमको एडवाइस दिया कि यदि अरुणाचल को आगे बढ़ाना है तो सरकार है कांग्रेस का वो फॉर्मूला यहाँ चलेगा नहीं है, इसीलिए हम लोग को रिफॉर्म्स लेके आना बहुत ही जरूरी है। राज्य का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स में मानता हूँ ये है हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। हम सबको पता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में खास करके ग्रुप सी एंड डी का नौकरी पहले किस प्रकार से यहाँ पे दिया जाता था, इसका जिक्र ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने भी किया है। ये जो कांग्रेस का जो प्रैक्टिस था वो हमारा गरीब जनजाति के हित में कभी नहीं था। कांग्रेस का प्रैक्टिस तो जो पैसा वाला है उन लोगों का ही रणनीति होता है। दूर दराज में जो माँ पिताजी इतना मेहनत करके, कोई लोग लेबर का काम करके, कोई लोग किसी का काम करके अपना बच्चों को स्कूल में भेजता है, कॉलेजेस में भेजता है, यही आशा होता है कि वो वापस आके एक सरकारी नौकरी करेगा। मगर उन गरीब लोगों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा बंद है, क्योंकि उन लोगों को एमएलए मिनिस्टर्स का जान पहचान नहीं है, उन लोगों को अपना सीनियर ऑफिसर के साथ में जान पहचान नहीं है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को हटाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हम लोग ने असेंबली में ले जाके वहाँ पे हम लोग ने कानून बना के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का क्रिएशन कर दिया है। और मैंने पब्लिक को वादा किया था कि 2018 दिसंबर में पहला एडवर्टीजमेंट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से निकालेंगे। तो मैंने आपका वादा पर खरा उतरा है। 2018 दिसंबर में हजारों पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से निकला हुआ है, जिसमें से लगभग होम डिपार्टमेंट का हजारों का पोस्ट वहाँ पे है, इसके बाद आर्मी डिपार्टमेंट का बहुत सारा पोस्ट है और भी बहुत सारा पोस्ट लगभग 6000 गवर्नमेंट पोस्ट हम लोग क्रिएट करके रखा है। तो इसका भी आने वाला दिनों में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से उसको फिलअप किया जाएगा। इस तरह का रिफॉर्म्स और भी हमने पिछले 5 महीना में बैकड्रॉप में तैयारी करके रखा है। मैं इस इलेक्शन से पहले इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको मैं आज यहाँ पे बताने में मुझे बिल्कुल यहाँ पे विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरकार जो बनाया है, जैसे रामावत जी पासीघाट में जो बोला था, वो थोड़ा सा डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस होके बनाया है। 20 संस्था में बनाया हुआ गवर्नमेंट उतना इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे अपना करीज के बीच में भी कुछ मतभेद वगैरह जो होता है और अपना पार्टी के स्तर में भी आप सबको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस चुनाव के लिए मैं तो बहुत पहले से ही वेट कर रहा था कि कब चुनाव आएंगे और कब भारतीय जनता पार्टी अपने ही चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी का अपना सॉलिड गवर्नमेंट बनाएंगे। 2019 इलेक्शंस के बाद में जो अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन होने के बाद तो देखिए वो सारा रिफॉर्म्स को हम लागू करेंगे। और ये सब रिफॉर्म जितने भी हमने जो प्लानिंग किया है, ये सब रिफॉर्म्स पूरी पब्लिक जनता खास करके हमारा गरीब जनता का विकास के लिए है। तो इन सब रिफॉर्म्स के साथ में आप देखना अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे बढ़ने वाला है। रिफॉर्म जब लेके जब आते हैं तो परेशानी होता है, एमएलए मिनिस्टर्स को भी थोड़ा परेशान होगा, ऑफिसर को भी थोड़ा परेशान होगा, पब्लिक को भी परेशान होता है। मगर ये सब परेशान जो है वो शॉर्ट टर्म परेशान है। लॉन्ग टर्म जो गेन है वो बहुत ही अच्छा हम लोग का उसमें रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोग को मिलने वाला है। अब आज के इस विषय में मैं और एक चीज यहाँ पे आप लोगों का बीच में चर्चा करना चाहेगा। जो रिसेंटली अभी यहाँ पे कलर में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट रहा है। अरुणाचल का हिस्ट्री में इस तरह का इंसिडेंट पहले कभी भी नहीं हुआ है और आगे भी इस प्रकार का इंसिडेंट और भी नहीं होना चाहिए हम लोग का राज्य में। पीआरसी का जो मुद्दा है, हमारे ऑनरेबल कलीग मामा फिलिप जी ने आप सबको बहुत ही डिटेलली में बताया। जर्मन गामलिन जो फॉर्मर एमपी भी रह चुका है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है और फॉर्मर आसू प्रेसिडेंट भी रह चुका है। उनका अंतर्गत में कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ, उनका रिकमेंडेशंस के बारे में यहाँ भी बताया। इसके बाद फिर अतम संजय, वो भी फॉर्मर एमपी है, फॉर्मर मिनिस्टर है और वो भी फॉर्मर आसू का प्रेसिडेंट भी है। उनका लीडरशिप में जेएसपीसी का गठन हुआ है, उनका रिकमेंडेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है।
इसके बाद फिर अब नया जो कमेटी है जेएसपीसी का, नाऊ मीडिया साहब, अब इसमें किस प्रकार से मैं बोलूं कि इसमें तो क्या कोइंसिडेंस है। आप देखिए दिव्या साहब भी फॉर्मर एमपी है और फॉर्मर आसू का प्रेसिडेंट भी ले चुका है, तो इनका लीडरशिप में भी जो जेएसपीसी का रिपोर्ट को देखिए अभी ये जो अभी हम लोग चर्चा अभी करने वाला हूँ, तो इसमें देखिए लेट जामुन गांधी का जो उनका रिकमेंडेशन है, उनका रिकमेंडेशन भी क्लियर कट वहाँ पे देना है वो के रिकमेंड किया हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर दिया, जेएसपीसी का एक नया रूप से गठन हुआ है 2009 या 10 में तखम सिंह जी का लीडरशिप में, जो आज कांग्रेस प्रेसिडेंट है। तो उनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दिया था कि उनका अपना टेन्योर तक यानी 2014 तक में उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो उन्होंने तो 2014 तक उस रिपोर्ट को सबमिट तो किया नहीं, जाके फाइनली सबमिट किया है 2017 में जाके। 2017 में जो सबमिट किया है तो सिंगल अपनी चेयरमैन खुद के ही सिग्नेचर में सबमिट किया है। बाकी जेएसपीसी में इतना लोग मेंबर लोग हैं, किसी का भी सिग्नेचर वहाँ पे नहीं है। मीटिंग कंडक्ट किया, कुछ भी वहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो सरकार उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेगा? नंबर 1 उनका अकेला सिग्नेचर। और दूसरा जो उसमें उनका जो रिकमेंडेशन था, चंगलांग, नामसाई और लोहित भी है उसके साथ में, तीनों जगह का लोगों को पीआरसी देना है। अब किस प्रकार से पीआरसी देना है, वहां में पीआरसी देने से पहले कुछ एनआरसी टाइप का होना नहीं होना, अपना ट्राइबल राइट्स के बारे में बिल्कुल साइलेंस, ट्राइबल राइट्स के बारे में वहां पर मेंशन ही नहीं है। उनका रिकमेंडेशन है कि पॉइंट ब्लैंक इसको दे देना है उन लोगों को, कुछ भी कंडीशंस नहीं है वहां। तो सरकार हम लोग कैसे हम एक्सेप्ट करेगा? हम लोग का एक लार्जली ट्राइबल एक स्टेट है, गवर्नमेंट जो भी कुछ भी जेएसपीसी कुछ भी तय करता है, कुछ वहां पे फ्रेमवर्क होना पड़ेगा कि देने से किस प्रकार से देना है, नहीं देने से किस प्रकार से होना चाहिए। कुछ क्लियर कट रिकमेंडेशंस वहां पे नहीं है, क्लियरली लिख रहा है कि सिर्फ देना है, केवल देना है बोलने से बात सोच नहीं होता है। उस चीज को लेकर फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर दोबारा एक ऑर्डर इशू किया, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जल्द से जल्द फिर कमेटी गठन करके इसको इन लोगों को एक जस्टिस में लेके आना है। फिर दोबारा इसलिए नाऊ मीडिया जी के अंदर लीडरशिप में बहुत ही एलाबोरेटेड एक कमेटी बनाया, जिसमें स्टूडेंट्स के लोग भी उसमें मेंबर था, जितने भी जो अफेक्टेड एरिया, खास करके नामसाई एरिया और चंगलांग एरिया, वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग वहाँ में जो मेंबर्स है, वहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लोग वहाँ के मेंबर है। तो मैं जो अरुणाचल राइजिंग में जब मैं नामसाई में गया, तो हमारे पास एक डेलीगेशन आया पूरा वहाँ के सीबीओ का, नामसाई एरिया का जो सीबीओ है, जो अपना इंडिजिनियस जो वहाँ के लोग हैं, उनका ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया। यूथ वहाँ के जो यूथ विंग है उनका देना है ये रिकमेंडेशन। वहाँ के जो जमीनी स्तर पे जो लोग बैठा हुआ है, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिकमेंडेशन नहीं है। उन लोगों ने कहा कि वो लोग यहाँ पे सदियों से ही यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जमीन भी उन लोगों का है। अभी हम लोग अरुणाचल में यहाँ में बैठने के बाद हम लोग एक ही साथ यहाँ में बैठ रहा है, तो पीआरसी का मामला जब आता है तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट ये था गवर्नमेंट को कि अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कीजिए, अपना ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्ट कीजिए हम लोगों को, तो जाके इन लोगों को कुछ नौकरी अप्लाई करने का हो या कुछ स्टूडेंट्स लोगों को एडमिशन कराने का हो, उस तरह का कुछ फैसिलिटी देके इन लोगों को पीआरसी दीजिए। ये वहाँ का चाहत है लोगों का। तो मैंने इस विचार में कहा कि इस चीज को गवर्नमेंट भी बहुत ही गंभीरता से लिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ज्वाइंट हाई पावर कमेटी हम लोग ने गठन किया हुआ है, और मैंने अनुरोध किया कि ज्वाइंट हाई पावर कमेटी का भी वहाँ पे जाके जो मीटिंग होगा तो ये सारा चीज आप लोग डिस्कस करने के लिए। तो नाऊ मीडिया जी की कमेटी ने इतना एक्सटेंसिव हम लोग उनका लीडरशिप में उन्होंने जाके मीटिंग किया, 8 टाइम्स 8 बार मीटिंग ले चुका है। पूरा नामसाई में जाके मीटिंग हुआ, विजयनगर एरिया में जाके वहाँ के लोगों के सामने मीटिंग हुआ। तो अभी पब्लिक के पास में एक्चुअली ज्वाइंट हाई पावर कमेटी जो मीडिया साहब के अंदर में जो गठन किया है, उनका क्या क्या वहाँ पे रिकमेंडेशंस है, ये पब्लिक एक्चुअली जानता नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो पीआरसी तो जस्ट सिर्फ नाम का ही है, उसमें कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो गवर्नमेंट का देखिए ये एक सिस्टम होता है, क्योंकि जो सरकार में होने के बाद हम लोग कोई भी चीज मान लो कि अपना मुताबिक से हम लोग कर नहीं सकता है। तो ज्वाइंट हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट जो नाऊ मीडिया जी की कमेटी ने सरकार को जो सबमिट किया, तो कैबिनेट में हम लोग ने उसको चर्चा किया 13 फरवरी
13 फरवरी का कैबिनेट में, वहां में पूरे चर्चा, जितने भी हमारा कैबिनेट कलीग्स मिनिस्टर से सब लोगों ने चर्चा करने के बाद हम लोग ने ये निर्णय लिया कि ये मैटर जो है सेंसिटिव मैटर है, इस मैटर में पब्लिक लोगों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जेएसपीसी का क्या क्या रिकमेंडेशन किया हुआ है, पब्लिक डोमेन में जाना जरूरी है। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया था पीआरसी मैटर को हम लोग असेंबली में ले जाके शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में हम लोग डिस्कशन के रूप में असेंबली में लेके चर्चा करेंगे, क्योंकि असेंबली में 60 एमएलए का रिप्रेजेंटेशन वहां पे होता है, वहां पे मीडिया होता है, वहां पे गैलरी में एमएलए पर्सनालिटीज लोग आके सुनते हैं। तो ये जो रिपोर्ट असेंबली में जाके चर्चा होने के बाद तो लोगों को पता चलेगा कि जेएसपीसी का रिकमेंडेशन में क्या है, क्या नहीं है, कमियां हैं तो किस चीज में कमियां हैं, तो जाके लोगों का फीडबैक आने के बाद तो जाके गवर्नमेंट क्या करना है, इसको हम लोग पीआरसी देना है कि नहीं देना है तो किस प्रकार से देना है। तो ये तो चर्चा के लिए लेके जा रहा था, मगर इस चीज को देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना उसको मिसलीड किया पब्लिक को, उन लोग ने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट इसको पास करने जा रहा है। आप लोग 23 फरवरी का असेंबली का शेड्यूल देखिए, पीआरसी जो था हम लोग केवल डिस्कशन के लिए लेके जा रहा था। इट वाज नॉट ए गवर्नमेंट बिल, नीदर इट वाज नॉट ए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सिर्फ डिस्कशन के लिए ताकि जनता को अवेयरनेस हो कि ये पीआरसी जो एक्चुअली है क्या चीज, जेएसपीसी का रिकमेंडेशन वहां पे क्या है, इसी मुद्दे से बाद में लोगों से फीडबैक लेने का। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का पॉलिसी से लेके हम लोग आगे बढ़ रहा था। मगर उस बीच 21 और 22 को बंद दिया है, 48 आवर्स बंद सुबह 21 तारीख 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे 22 तारीख तक 21-22 दो दिन का बंद दिया था 48 आवर्स का। तो 21 से लेके ये 22 तक, 22 शाम 5 बजे, तो शाम 22 तारीख को जो असेंबली चलने के बाद शाम को जो खत्म होने को आया, तो हमें खबर मिला है कि कुछ बच्चे असेंबली के बाहर में वो नारा लगा रहा है कि सरकार पीआरसी को असेंबली में लेके ना जाए, सरकार उसमें टेबल ना करे असेंबली में। तो बाद में फिर खबर मिला है कि कई जगह में पत्थरबाजी भी हो रहा है। तो मैं सोचा कि अभी लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए इसको मिसगाइड किया हुआ है, वो कि हमको पता था। इसलिए तुरंत मैंने रात का 9:40 को अपना सोशल मीडिया के जरिए से मैंने उसमें लिख दिया कि गवर्नमेंट इसको लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ रहा है, असेंबली में हम लोग लेके नहीं जा रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली उसी रात को 11:30 बजे इस असेंबली सेक्रेटरीट में पूरे लोग अटैक करना शुरू हुआ, वहां पे तोड़फोड़ करना शुरू हुआ, गाड़ियां जलाना शुरू हुआ। हमारा स्टेटमेंट आने के बाद ये सब कुछ होना, ये हमारा स्टूडेंट्स लोग कर नहीं सकता। उन लोगों को मिसगाइड किया है, उन लोगों को मिसलीड किया है। उसमें अनफॉर्चुनेटली देखिए रात को एक लड़का का जान चला गया, सब लोग दुख है, सारा लोग शौक था उसमें कि क्या हो गया। इसका बावजूद भी सरकार ने फिर दोबारा एश्योरेंस दिया कि पीआरसी मैटर को हम लोग बिल्कुल अभी छुएगा नहीं है, कोई टेकअप नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने लिख के भी दिया, उसका बावजूद भी लोग तोड़फोड़ में आ गए, जाके थाना जाके तोड़ता है, डीसी साहब का बंगला जाके तोड़ता है, चीफ मिनिस्टर का बंगला को भी जाके अटैक करता है। नाहरलगुन में जितने भी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शोरूम, वहां पे लूटमार हुआ है, तकल जो कॉम्प्लेक्स है सब वहां पे जला दिया है। लॉ कॉलेज वहां एक स्टेट है, यहाँ के लोग बहुत ही पीसफुल है। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट में हमारा 3 अरुणाचल का युवा का जान चला गया। अभी कुछ लोग वहाँ पे गुवाहाटी में मेडिकल में भी है, 3 लोग अभी भी मेडिकल में है। वहाँ पे जो लोग मेडिकल में है उनका हमारा ऑफिस से हमेशा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका हेल्थ पूरा ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। मगर जो 3 जवान जो हमारा यूथ जो गुजर गया, कितना दुख लग रहा है हम लोगों को। मैंने आज एक चीज भी आपको बताना चाहेगा। आप सबको पता है कि मैं खुद खुशी होके पॉलिटिक्स में को भी ज्वाइन नहीं किया। सिचुएशन में हमको पॉलिटिक्स में लेके आया है।
तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं अच्छे से मैं निभाता हूँ। 2011 में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया गया है, मैं पूरी कोशिश की है कि अपना जॉब को, अपना ड्यूटी को जस्टिफाई करनी चाहिए, उसको सही पब्लिक तक लोगों का विकास के लिए वो काम करने में मैंने अपना माध्यम से कोशिश किया है। सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूरे मैंने कोशिश किया है पिछले 2 साल में इस राज्य को ऊंचाई तक लेके जाने के लिए। अभी हम लोग का लास्ट जो वहाँ पे पासीघाट में जो अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ अक्टूबर में 2018 अक्टूबर, वहाँ में राम माधव जी आया। राम माधव जी आने के बाद आने वाला चुनाव भी हमारा लीडरशिप में लड़ेंगे और चुनाव के बाद में भी हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, राम माधव जी ने अनाउंसमेंट करके दिया। उसका बाद भी मैंने कहा, राम माधव जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, तपेगांव जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा कि अभी स्टेट में मेरा मेन लक्ष्य एक था पॉलिटिक्स में कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को राज्य में लेके आना था। वो मेरा ड्रीम जो है हमको अचीवमेंट हो चुका है, क्योंकि मेरा अपना भी फैमिली मैटर्स काफी है, यहाँ पे अपना भी फैमिली बिजनेस है, वहाँ भी ध्यान देना है। हमारे बच्चे लोग अभी छोटा है, उनका भी स्कूल वगैरह में हमको ध्यान देना है। तो मैं तो धीरे धीरे मेरा जो प्लानिंग था कि 2019 में हम पॉलिटिक्स एग्जिट करेंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग जाके पूछ सकता है, मैं पिछले बार दिसंबर में 2018 दिसंबर में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाके बोला कि आप लोग एक नया लीडर आप लोग खोजिए। तो मेरा तो मोटिव ये था कि हम अभी स्टेट भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ गया, एक अच्छा लीडरशिप को सौंप के मैं आप लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में बैठने का मेरा प्लानिंग चल रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट होने के बाद तो मैंने ठान लिया कि मैं झुकेंगे नहीं, मैं जस्टिस देंगे, जो हमारा टीम ऑर्गेनाइजेशन का युवा लेट रिसोतारी, लेट श्रीगोंदी और लेट बिकी मुंजा जो इस इंसिडेंट में जान चला गया, उनका फैमिली को हम जस्टिस देंगे। इसीलिए सरकार ने तय किया कि इस पूरे इंसिडेंट का एक हम लोगों का जुडिशियल इंक्वायरी होगा, रिटायर्ड जज के माध्यम से ये इंक्वायरी होगा। ये सरकार ने हम लोग भी जानना चाहते हैं कि पीछे में कौन मोटिवेट किया इन लोगों को, पत्थर मारने का कौन पैसा दिया है, गाड़ी तोड़ने से इतना पैसा, एमएलए मिनिस्टर का गाड़ी तोड़ने से इतना पैसा, बंगला तोड़ने से इतना पैसा, कौन ड्रग्स हमारा जो यूथ लोगों को ड्रग्स कौन सप्लाई किया है, दारू कौन सप्लाई किया हुआ है, इसका जांच होना चाहिए। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि जब तक इन 3 फैमिलीज को जस्टिस नहीं देता है, मैं तब तक पॉलिटिक्स छोड़ूंगा नहीं। ये अरुणाचल का सरकार अपना बीजेपी का सरकार है, किसी का करने, किसी का धमकाने से ये झुकने वाला सरकार नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को देना चाहता था। और पीआरसी का मैटर को लेके हमारा जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है अंडर द बैनर ऑफ ऑल अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम, मेरा 2 बार मीटिंग भी हो चुका है। हमारा अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ में भी हमारा मीटिंग हो चुका है। और सारे जो सीबीओ से वो सारा इस इंसिडेंट को पूरा क्रिटिसाइज कर रहा है, और उन लोगों को भी पता है कि इसमें एक थर्ड एलिमेंट पीछे से खेल रहा है। अभी जब तक ये जांच नहीं होता, हम ऑफिशियली उन लोगों का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस चाहे एक्सवाइजेड पॉलिटिकल पार्टीज का हम यहाँ नाम ये ले नहीं सकता। मगर हमें पूरा कोशिश ये रहेगा कि जल्द से जल्द इस जुडिशियल इंक्वायरी का गठन होने के बाद जितना जल्दी हो पब्लिक को एक सही पिक्चर दिखाएगा। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और अभी रहा 2019 इलेक्शंस के बारे में हमारा पार्टी अध्यक्ष श्री तपेगांव जी ने जो आज सवेरे हम लोगों को जो बताया है कि अभी शायद कुछ ही दिनों बाद हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे लग जाएंगे। लगने के बाद पार्टी डेमोक्रेसी एक पार्टी है, तो सभी लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप लोग रेस्पेक्टिव कोई सिटिंग एमएलए है, कोई फॉर्मर होगा या कोई इस पर कॉन्टेस्ट करेंगे मन में सोच रहा है, आप सब लोग टिकट आप लोग अप्लाई कर सकता है। और मंडल की जो ऑफिस बियरर्स है, टिकट किसी का भी रिजेक्शन नहीं होना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रिजेक्ट नहीं होना है, उसको स्टेट में फॉरवर्ड करना है और स्टेट फर्दर फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में उसको हम लोग भेजेंगे। और टिकट के लिए देखिए ये कांग्रेस सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस लीडर जैसे हम लोग भी बिहेव करने लगा तो क्या अंतर हो गया कांग्रेस और बीजेपी में? जो हम लोग बीजेपी में है
तो हम लोग बीजेपी में है तो हम लोगों का बीजेपी का नियम का मुताबिक हम लोग को जाना होगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि डेलीगेशंस लेके पार्टी प्रेसिडेंट का वहाँ पे हो या मुख्यमंत्री का यहाँ पे हो, डेलीगेशंस आके गांव स्थिति ये है, गांव स्थिति ऐसा है, किसी के बारे में अगेंस्ट बोला, ये सब चीज़ हम लोग खाली बंद करना चाहिए। जो भी निर्णय हमारा हिंदी में पार्लियामेंट्री कमेटी जो लेगा, टिकट कमेटी दिल्ली में, उस निर्णय को हम सब एक्सेप्ट करना होगा। देखिए हमारा सबसे बड़ा कोशिश यही हमारा रहा है कि रिफॉर्म्स में आने वाला दिनों में खास करके हमारे अरुणाचल प्रदेश में सब लोग एमएलए का रेस में क्यों पड़ा हुआ है, सब लोग